आप हमको नोटिस देते हो कि आप ब्राह्मण बिरादरी की मीटिंग मत करो। हम आपको कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, आपके बाप की बपौती नहीं, हमारे बाप की बपौती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने खड़ा किया तो ब्राह्मणों ने खड़ा किया। सबसे ज्यादा त्याग अगर किया है तो ब्राह्मणों ने किया। पंकज चौधरी जी ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। सबसे बड़ी बात, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, तो मेरा प्रथम कर्तव्य है मैं अपने समाज के बारे में सोचूं। आज भारतीय जनता पार्टी का क्या स्तर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण का रह गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हमारे ब्राह्मण समाज से आते थे। भारतीय जनता पार्टी की नींव इन्होंने रखी। हाँ। आप हमको नोटिस देते हो कि आप ब्राह्मण बिरादरी की मीटिंग मत करो। हम आपको कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, आपके बाप की बपौती नहीं, हमारे बाप की बपौती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने खड़ा किया तो ब्राह्मणों ने खड़ा किया। सबसे ज्यादा त्याग अगर किया है तो ब्राह्मणों ने किया है। हिंदुत्व और हिंदू के ही कारण, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के ही कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जिनकी लाश नहीं मिलती, घड़ी मिलती है, उससे पहचानी जाती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज उस पार्टी पंकज चौधरी जी ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। इसका मतलब पहले से ही कुछ न कुछ नाराजगी जरूर है। आप देखिए, जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इनकाउंटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा किसका हुआ है। क्या ब्राह्मण के अलावा और अपराधी नहीं है? फिर ब्राह्मण ही अपराधी दिखता है और कोई अपराधी नहीं दिखता। कितने मासूम बच्चों की जान गई कोडिन कफ सिरप। मैं उस पर अभी आता, अगला प्रश्न मेरा यही था। कितने बच्चों की जान गई। एक प्रशासनिक विभाग के ही थे वाराणसी में, कोडिन कफ सिरप से ही उनकी मृत्यु हो गई और सरकार कहती है कोडिन कफ सिरप से कोई मृत्यु नहीं हुई। ये तो सदन में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पूरे प्रदेश में कोई मृत्यु नहीं कोडिन कफ सिरप से, और जबकि अगर देखा जाए तो ये इस कफ सिरप से लगभग समस्याएं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में। देखिए, हम आपको नाम लेके तो नहीं कहेंगे, लेकिन नाम लेना भी उचित होगा इस समय। जो वाराणसी के क्षत्रिय समाज से ही आते थे, प्रशासनिक सेवा में थे, कोडिन कफ सिरप से उनकी मौत हुई। उनकी धर्म पत्नी पिछले 2 महीनों से प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं FIR दर्ज कराने के लिए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो है कफ सिरप से ही मृत्यु दिखाई गई है। और हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि कोई मृत्यु ही नहीं हुई। कोई मृत्यु नहीं हुई। क्यों कहते हैं? कोडिन कफ सिरप में आप देख लीजिए कितने नाम आ रहे हैं, उन नामों को जरा पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, बट नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं, जैसे पूर्व सांसद जी के गाड़ी का जो एक नंबर है 9777, ये भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, ये भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो अलग की बात है, उन्होंने भी अपना बयान रखा कि भाई हमसे इससे कोई संबंध नहीं, इसकी जांच हो। पूर्व सांसद जी ने कहा भाई अगर इसमें कहीं से भी मेरी संलिप्तता आती है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन इसमें जांच तो होनी चाहिए। आप कहां से 4-5 लोगों को कैसे कैसे पकड़ के रख दिए, जेल में डाल दिए, तो उनके बारे में भी बताइए ना पब्लिक को। और जिस अजय जी, जिस फैंसी डील की मैं बात कर रहा हूँ, जो फैंसी डील जिसमें कोडिन कफ सिरप जिसको बोला जाता है, उसका नाम फैंसी डील है, और वो फैंसी डील लगभग 2 साल पहले से ही बैन कर दी गई थी, वो कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन पता नहीं कहां से फिर से इतनी ज्यादा मात्रा में वो फैंसी डील लोगों तक पहुंचाई गई, और वो कोडिन की मात्रा उसमें ज्यादा करके। तो आइए थोड़ा सा हम आते हैं कि क्या ब्राह्मण समाज, इसके पहले आप जिस पार्टी में थे, तो आपको क्या लगता था कि वो पार्टी, समाजवादी पार्टी, अब धीरे धीरे उस तरफ तो नहीं मुड़ रहा है कि उस तरफ से वो जाए? देखिए, यह राजनीति है, एक जात एक धर्म लेकर राजनीति नहीं किया जा सकता। हाँ। और समाजवादी पार्टी कुछ लोगों के गुमराह करने के कारण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुछ लोगों के गुमराह करने के कारण रास्ता भटक गए, लेकिन उनके वक्तव्यों से लगता है कि वो अपने रास्ते पे आना चाह रहे हैं, कि कुछ मजबूरी है, आ नहीं पा रहे हैं। अभी मैं एक बयान सुन रहा था शिवपाल यादव का, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर
किसी ने ब्राह्मण वर्ग का सम्मान किया है तो वो समाजवादी पार्टी है। और आज भी मैं घोषणा करता हूँ कि कोई अगर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में आना चाहे तो उसके लिए हमारे द्वार खुले हैं और उनको सर्वोच्च स्थान भी दिया जाएगा और सम्मान भी दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये तो एक राजनीतिक स्टंट है। शिवपाल जी क्या कहेंगे? शिवपाल जी तो खुद उस पार्टी से निकाल उठे थे, तो हमको सम्मान क्या देंगे? ये भी सही कह रहे हैं। जिस पार्टी से आप खुद निकाले जा चुके हैं, तो आप हमारा सम्मान क्या करेंगे? हमको क्या सम्मान देंगे? अगर यही शब्द माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से निकले, और मैं नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण का सम्मान नहीं। माननीय छोटे लोहिया श्री जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक प्रमुख सदस्य थे। नेताजी के बाद जनेश्वर मिश्र ही थे। हमारे विनय शंकर तिवारी जी, विजय मिश्रा जी, सब समाजवादी पार्टी के में थे और हैं भी अभी कुछ लोग। तो अगर सम्मान नहीं है तो क्यों है? सम्मान तो है ही है। लेकिन और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी तो अब तो ज्यादातर पीडीए की बात करते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पीडीए की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप पीडीए देखें, भारतीय जनता पार्टी में देखिए ना, पीडीए परिवार से ही तो माननीय मोदी जी आते हैं। हाँ। पीडीए परिवार से ही हमारे देश के राष्ट्रपति जी आते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो समाज से, विकास से थोड़ा सा हटके हैं, अगर हम उनके बारे में सोचते हैं तो कोई गुनाह थोड़े है। ये भी सही है। हमने भी तो जो कार्य किया है, हम कहते हैं हमने समाज में रहकर 50 लोगों की मदद की है। 50 लोगों में 5 ही ब्राह्मण होंगे, 50 में 5 ब्राह्मण होंगे, 30 दलित होंगे और 15 में अदर सब होंगे। हाँ, वास्तव में जिसको जरूरत थी उसका किसी जात धर्म से ऊपर उठकर आपने उन सबकी मदद की। अब आप तो जानते होंगे, कोरोना काल में मैंने स्वयं यह घोषणा किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, किसी को कोई कमी हो, बहुत पूरा नहीं कर सकता लेकिन प्रभु ने जितना दिया है खाने के लिए, खाने की जिसको कुछ कमी हो तुरंत हमसे संपर्क कर सकता है और यथाशक्ति मैंने किया भी। हाँ। तो हमारे कार्य थोड़े कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको खिलाने से क्या मतलब, जिसका पेट खाली है उसको खिलाया जाए। तो अखिलेश यादव जी अगर पीडीए की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो आप क्या अब पूर्ण रूप से बीजेपी पार्टी को आपने छोड़ दिया है, अपने पद को भी छोड़ दिया है? जी, हमने भारतीय जनता पार्टी में पद को भी छोड़ दिया है, पार्टी को भी छोड़ दिया है। तो आप क्या राजनीति नहीं करेंगे या फिर और कोई राजनीतिक पार्टी में अपने आप को जोड़ करके जनता की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो राजनीतिक दलों से इतना विश्वास उठ गया है कि राजनीतिक दल ज्वाइन करने का कोई अभी मतलब ही नहीं है। मैं जैसे हूँ, जिस भी प्रकार हूँ, अपने स्तर से जनसेवा का कार्य करता रहूंगा। तो क्या चांस अभी भी बनता है कि आप फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बूथ एजेंट के तौर पर या फिर बूथ अध्यक्ष के तौर नहीं, पर? अब ऐसा उम्मीद तो नहीं है मेरे हिसाब से। अगर बड़े कार्यकर्ता या फिर बड़े लेवल के पदाधिकारी आपसे आपके द्वारा क्या आपकी बातें? जब तक सबसे निचले पायदान के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा किसी भी पार्टी में, तो मैं पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। और जो पार्टी अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी, जैसे हम अभी बूथ पे खड़े हैं, आप तो देखते हैं वाद विवाद हो जाता है। अगर वहां वाद विवाद हुआ तो जिस पार्टी के पदाधिकारी अपने सहयोगी के लिए आ गए, मैं उसी पार्टी को जो है पसंद करूंगा। अभी आपने एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पे कि मैं और मेरे मित्र समाज जितने भी हैं हम सभी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करते हैं। तो उस पोस्ट पर बहुत सारे मैंने कमेंट भी पढ़ा था लोगों का कि इनसे बात किया जाएगा, इनको समझा जाएगा क्या समस्याएं हैं। तो अभी क्या उस स्तर के बड़े लोग या फिर बड़े पदाधिकारी किसी ने आपसे संपर्क साधा कि आपकी क्या समस्या है, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमारे पोस्ट आपने को पढ़ के लगभग 15 साल तक बीजेपी पार्टी में रहे, आपने एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया है और जहां लोग एक-एक वोटर को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, अपनी पार्टी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, उसमें आपका बड़ा बाखूबी काम रहा है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी पहले से भी जानता हूँ। तो क्या अब इतनी जल्दी
इतना मोह भंग हो जाना क्या कारण है? अब आप एक छोटी सी बात बताएं, हमने जिस दिन यह पोस्ट डाला और पार्टी से पूरी तरह संबंध तोड़ा, उसके दूसरे दिन मुझे कुछ लोगों के फोन आए जो बड़े स्तर पे हैं। उन्होंने कहा अगर आपकी बात यह है कि आप 15 साल से बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ प्रभारी हैं, आपको मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक नहीं ले जाया गया, तो हम आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। हमने कहा हम उस स्तर पे पहुंच के भी क्या करेंगे हाँ, तब भी तो हम कार्यकर्ता का जब और हम लोगों अपने की मदद कार्यकर्ताओं नहीं कर का पाएंगे। सम्मान नहीं कर पाएंगे, उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। वोट लेने के लिए तो घर घर हम जाते हैं, हमको समझा दिया जाता है आप बूथ अध्यक्ष हैं तो आप अपने गांव देखिए। हाँ, जिस गांव जिस घर से मैं वोट मांगने जाता हूँ, कल वो अपनी समस्या लेकर अगर हमारे पास आए और उनकी समस्या को हम पूरा न कर पाए तो हम किस और मुंह से उनके पास जाएंगे? और आपने एक बहुत बड़ी बात रखी थी कि जब से मैंने इस बीजेपी के बूथ अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला है, पद संभाला है, तब से हमारे गांव में बीजेपी सदैव नंबर 1 पर रही और लगभग पहला अगर किसी का वोटिंग लिस्ट में या फिर जब गिनती होती है तो सभी पार्टियों में 1 नंबर पर बीजेपी रहती है। बीजेपी ने। तो क्या इस पर भी उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये इस गांव के कार्यकर्ता हैं, कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो उस पर तो उनको लोगों को बात करनी चाहिए कि नहीं, क्या बातें हैं, क्या समस्याएं हैं? यही तो समस्या है पार्टी छोड़ने का, यही तो मेन कारण। उनको वहां बैठ के एसी में बैठ के लगता है सारी काम हमने किया है, हमारे दम पे वोट मिलता है। हाँ, आप चलिए हमारे जिले में जिला अध्यक्ष कौन है, गांव में आइए, किसी को नहीं पता हो। क्या हाँ, कभी ये किसी तो जिला सही कह रहे अध्यक्ष ने गांव में किसी गांव का दौरा किया? कोई मंडल अध्यक्ष, कोई मंडल महासचिव गांव में दौरा किए? आज हम कहते हैं जितने भी मंडल पदाधिकारी हैं 50 वोट की हैसियत नहीं है उनकी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पूरे विधानसभा में 5000 वोट हमारे हैं, 5000 वोट पूरे बदलापुर विधानसभा में मेरे हैं। हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि जितने भी मंडल अधिकारी के लोग हैं, वो उनके वोट नहीं है, उससे ज्यादा मैं वोटिंग करा सकता हूँ। कराता हूँ। आप देखिए जिस बूथ में मैं प्रभारी हूँ वहां बीजेपी का कितना वोट है? हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो ना के बराबर है। 100 से 110 वोट कोर वोटर जो है, बाकी 320 380 कौन पहुंचाता है? मैं पहुंचाता हूँ। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंडल अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष नहीं पहुंचाता, मैं पहुंचाता हूँ अपनी मेहनत से। हाँ, नहीं तो कभी अगर 100 वोट से ज्यादा हमारे बूथ से बीजेपी को मिला हो तो बता दे, मेरे न रहने के पहले। तो कमियां कहाँ से हैं, या फिर शीर्ष से कमियां ऐसी बन रही हैं, या फिर कमियां तो मध्य शीर्ष से से ही बन रही है, शीर्ष से ही बन रही है। कमियां शीर्ष से ही बन अभी रही हैं? आपने देखा पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। हाँ, इसके पहले क्षत्रिय सम्मेलन हुआ हाँ, कुटुंब भोज के नाम पे, हाँ, सबके मुंह पे ताले थे, किसी की जबान नहीं खुली कि यह गलत है। कुर्मी सम्मेलन हुआ, पंकज चौधरी जी जिस बिरादरी से आते हैं, कुर्मी सम्मेलन हुआ, हम्म, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ओबीसी की मीटिंग हो रही है, एससी की मीटिंग हो रही है। हाँ, हो रही है। तो आपने अगर आपको यही करना है, मना ही करना है, तो आपकी जो है पार्टी में विभिन्न प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, एससी प्रकोष्ठ क्यों बने हाँ, हुए हैं? बनाते भी हैं और क्यों बने बने हुए भी हैं? हुए हैं। बने हुए हैं तो क्यों बने हुए हैं भाई? अगर आज 40-50 ब्राह्मणों ने आपस में मीटिंग कर लिया तो वो बीजेपी के लिए मीटिंग किए थे, न कि अपने लिए। हम्म, तो उन्होंने आपस में यही विचार विमर्श किया ना भाई कि हमारा ब्राह्मण समाज हमसे दूर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा है, हम क्या करें, कैसे करें, क्या नाराजगी है, उनको वापस बुलाएं, भारतीय जनता पार्टी में जोड़ें, उनसे दूर न जाने दें। ये मीटिंग तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई ना। आपने नोटिस थमा दिया, आपने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हाँ? किए तो ब्राह्मण आपका गुलाम है? ब्राह्मण पंकज चौधरी का या भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है? हम तुम्हारे जन्मदाता हैं। अगर हमने पार्टी की नींव न रखी होती तो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते, कहीं जाके जौनपुर के उर्दू बाजार में तेल बेचते होते पंकज चौधरी जी। हम्म, आपको बता दें पंकज चौधरी यही जौनपुर उर्दू बाजार के रहने वाले हैं, इनका तेल जौनपुर का के ही ही। कारोबार था। दिल्ली का तेल निकाल के बेचते थे इनके पूरे के पुरानिया, जाके गोरखपुर में बस गए तो बहुत बड़े कारोबारी हो गए। तो ये जो बोल रहे हैं, ये तो पर्सनल इनकी बातें तो होंगी नहीं, कहीं ऊपर से इनको इस तरीके से अरे हैंडल किया भाई, जाता होगा। अगर इन्होंने पर्सनल बातें की होती तो वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं कहता ये चौधरी जी के बोल हैं या पार्टी की भाषा नहीं है?
और एक जिम्मेदार पद पे प्रदेश का अध्यक्ष होते हुए अगर ऐसी बात कर रहे हैं, तो प्रदेश का मुखिया ही जब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुखिया ही ऐसी बात कर रहा है, तो उसकी वहां क्यों होगी? कहेंगे पार्टी फोरम से बात निकली है। अगर पार्टी फोरम से बात निकली तो इसके पहले क्यों नहीं निकली? तो क्या ये बगावती सुर जिस तरीके से ब्राह्मण वर्ग अपना रहा है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना रहा है कि जो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है उसके खिलाफ, मतलब किसके खिलाफ है वो? हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है भाई। किसी ने इस पर बोला क्यों नहीं? अगर पंकज चौधरी ने ऐसा कहा तो किसी ने ऐसा बोला क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए था। अब आपको हम बता दें, अगर हमारा समर्थन किसी ने किया तो पीडीए के ही है, आप भी जानते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि यह कोई गलत नहीं हुआ। और रही बात ब्राह्मण समाज की, तो भारतीय जनता पार्टी वाले ब्राह्मण समाज के सम्मान के बारे में न सोचे। हम जहां जाएंगे हमको सम्मान मिलेगा। हमने बसपा की सरकार बनवाई, हमको सम्मान मिला। हमने सपा की सरकार बनवाई, हमको सम्मान मिला। बीजेपी की सरकार बनवाई, तो अब सम्मान मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो प्रदेश में किंग मेकर अगर कोई रहा है तो वो ब्राह्मण वर्ग ही रहा, और वो जिस तरफ चाहे हैं उस तरफ उन्होंने सरकार बनवाया है। आप उदाहरण देख सकते हैं, जब तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस सत्ता में थी, ब्राह्मण ने बसपा का साथ दिया, बसपा सत्ता में आई, ब्राह्मण ने सपा का साथ दिया। क्या सपा में ब्राह्मण नेता नहीं है? अयोध्या के पवन पांडे जी हैं, हाँ, लंबुआ के संतोष जी हैं। देखिए संतोष जी जैसा कट्टर ब्राह्मण कौन है? अपने को माथे पे तिलक लगा के ब्राह्मणत्व की बात करने वाला संतोष पांडे जैसा ब्राह्मण नेता कौन है आज पूरे प्रदेश में? विनय शंकर तिवारी जी जैसा ब्राह्मण नेता कौन है जो समाजवादी पार्टी में है? अगर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है तो वहां क्यों बैठे हुए हैं भाई? आ जाए पार्टी फंड में 10-20 करोड़ दे के टिकट इनको भी मिल जाएगा। ये सम्मान नहीं मिला तो वहां क्यों बैठे हैं? सम्मान तो वही है। तो क्या अब आखिरी कदम क्या होगा ब्राह्मण वर्ग का कि वो किस तरफ रुख अपनाएंगे? अभी देखिए, हमारे ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और ब्राह्मण की जो सभा है, जो इनकी में इनका ग्रुप है, 200 ग्रुप हमारा है, 200 ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग बैठेंगे, आपस में विचार विमर्श होगा 2027 के लिए। हमको जहां सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे। तो क्या परिवर्तन होना इस समय संभावित है? अगर परिस्थितियां ऐसी रही तो परिवर्तन से कोई रोक नहीं सकता। परिस्थितियां ऐसी ही रही जैसे चल रही है तो परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बात सबको गांठ बांध लेनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को। ब्राह्मण जहां जाएगा, ब्राह्मण जिसके साथ होगा राजा वही होगा। हाँ, ये तो रहा है। हमने तो सदियों से राजा बनाया है। रहा है। हमने तो कभी शासन किया नहीं, हमने तो राजा बनाया है। और अगर प्रादेशिक स्तर में देखा जाए तो भी रहा है कि ब्राह्मण, अगर आपने अभी बात की कि सपा के साथ था तो सरकार बनी, बसपा के साथ था तो सरकार बनी, बीजेपी के साथ आया तो सरकार बनी। तो अगर बीजेपी से नाराज हो रहा है तो वास्तव में कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। अगर ऐसी परिस्थितियां रहे तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो एक जिस तरीके से आप बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, अगर बूथ लेवल से आपने अपने पार्टी के लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, उसकी अवहेलना अगर कहा जाए कि छोटे स्तर के कार्यकर्ता की जिस तरीके से अवहेलना हो रही है, इसलिए लोग जो है पार्टी को बदल रहे हैं, तो आपका अंतिम विचार क्या होगा इस पर कि आप क्या उसमें सुधार करवाना चाहेंगे या फिर अपने आप को ही बदल देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा कि सुधार हो समाज में। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर सुधार लाए, और भाई एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, हम स्वयं को अपने आप को ही बदलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद अजय जी, आपने हमारे साथ इतनी बातें की, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी दिनेश जी। 35 मिनट